छात्र एवं छात्राएं सुप्रभात। हम लोग इसके पहले शिक्षण सूत्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु के विस्तृत ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सिद्धांतों का जानकारी होना या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है और शिक्षण सिद्धांतों के समुचित उपयोग के लिए शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी शिक्षण सिद्धांतों को कैसे उपयोग में लाएंगे, इसलिए शिक्षण सूत्र का रहना, जानकारी होना अध्यापक के लिए आवश्यक माना जाता है। क्योंकि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का काम करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। हमने चर्चा किया था कि शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में क्या अंतर है, इस पर भी हम लोग बात कर लिए हैं कि शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों में समानता केवल इतनी समानता है कि ये दोनों शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। बाकी ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किया जाता है जबकि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। अर्थात ये विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए अथवा ना किया जाए। किस पर, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, मान लीजिए ये सभी विषयों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन संश्लेषण से विश्लेषण का जो सूत्र है वो व्याकरण के लिए या गणित के लिए उपयोगी है। तो ये पूर्णतया विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि वो विषय वस्तु में शिक्षण सूत्र का उपयोग होगा कि नहीं होगा। हम शिक्षण सूत्रों में दो सूत्रों पे चर्चा हमने कर लिया था, एक तो सरल से कठिन की ओर और दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक कर्म की ओर। यानी मनोवैज्ञानिक विधा से शुरू कीजिए और तब तर्क पे जाइए, क्योंकि शिक्षण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिससे बालक के स्तर, उसकी आवश्यकता, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसका जो है आकांक्षा स्तर, इन सभी को जानकारी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें अध्यापक को जानकारी रहेंगी और अध्यापक शिक्षण करेगा तो प्रभावशाली अधिगम हो सकता है। बालक अच्छे तरीके से सीख सकता है। उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। भाई 1 लीटर डिब्बे में अगर 5 लीटर दूध आप डाल देंगे तो वो बेकार चला जाएगा। वही होती, मैंने ग्रहणशीलता कितनी है बालक की, इस पर निर्भर करता है। तो छात्रों को ज्ञान देते समय मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक कर्म का अनुसरण करना चाहिए। तर्क के द्वारा ज्ञान प्रस्तुतिकरण में छात्रों की रुचि, आयु, ग्रहण शक्ति की अवहेलना की जाती है। होता क्या है कि पहले हम तर्क द्वारा ग्रहण करते, तर्क जानते होंगे आप, नहीं जानते, जैसे जो शिक्षा दर्शन का विषय वस्तु है कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे बीएड में, एमएड में, सब में। तो तत्व मीमांसा में आत्मा संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, सत्ता शास्त्र और सृष्टि शास्त्र, सृष्टि की उत्पत्ति आदि के बारे में अध्ययन होता है। ज्ञान मीमांसा में मानव बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान की सीमा, सत्य असत्य आदि की खोज होती है। और जो मूल्य मीमांसा है ये पाश्चात्य दर्शन का विषय है। इसमें मूल्य मीमांसा को 3 भागों में बांट दिया गया है, आचार मीमांसा, तर्कशास्त्र और भारतीय स्वरूप में जो है ये तर्कशास्त्र नहीं है, और सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र और तर्कशास्त्र यहाँ नहीं, उसको सौंदर्य शास्त्र तो एकदम नहीं लिया जाता है। अब ये तर्कशास्त्र को 3 भागों में बांट दिया गया है, आगमन विधि, निगमन विधि और वाद विवाद विधि। तो ये जो है दर्शन से ही संबंधित है। तो यहाँ जो ये बताया जा रहा है कि तर्क द्वारा नहीं, पहले मनोवैज्ञानिक विधा से शुरू कीजिए और तब आप तर्क पे जाएंगे तो बालक अच्छे से सीख सकेगा। छात्र सीखे अथवा, अब यहाँ स्थिति क्या है कि छात्र सीखे अथवा नहीं सीखे, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसीलिए छात्रों को तर्कात्मक क्रम से मनोवैज्ञानिक क्रम की ओर शिक्षण सूत्र को ना अपनाकर मनोवैज्ञानिक से, यानी मनोविज्ञान से तर्कात्मक क्रम ही दिया जाता है। प्राचीन काल में तर्कात्मक ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता था। यानी तर्क के द्वारा जो ज्ञान आता है वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अधिक जानकारी प्राप्त होती है।
लेकिन आधुनिक युग में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाने से मनोवैज्ञानिक क्रम को ही श्रेष्ठ माना गया है। आज मनोवैज्ञानिक क्रम को, चूंकि बालक के मन स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, बालक की योग्यता, बालक की क्षमता, बालक की अक्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मनोवैज्ञानिक क्रम को विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आधुनिक युग जो है मनोविज्ञान का युग है, अतः छोटी कक्षाओं में मनोवैज्ञानिक क्रम से शिक्षण करना चाहिए, बाद में तर्कात्मक क्रम से, लेकिन मानसिक विकास के साथ साथ तर्कात्मक क्रम को बड़ी कक्षाओं में अपनाना चाहिए। अतः मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर बढ़ना चाहिए, इससे प्रभावशाली अधिगम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर शिक्षण के सूत्र का पालन करना चाहिए। और उसके आगे है अनुभूति से युक्त की ओर। कहने का आशय यहाँ ये कि बालक प्रारंभ में अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। बालक में सीखने की प्रबल जिज्ञासा होती है, लेकिन अपने अपरिपक्व अनुभवों के आधार पर वह तथ्यों व बहुत से तथ्यों एवं घटनाओं को वास्तविक रूप में समझने में असफल रहता है। वह जो ज्ञान प्राप्त करता है वह तर्क पर आधारित नहीं होता है। अतः शिक्षक उसके अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को तर्क संगत बनाकर अस्थायी कर सकता है, यानी उसको अस्थायी रूप शिक्षक दे सकता है। जैसे बालक रोजाना सूरज को पूरब से निकलते हुए देखता है, मान लीजिए, और पश्चिम में छिपते हुए देखता है, लेकिन वह तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकता कि कैसे निकलता है। लेकिन वही जब बालक सौरमंडल व उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेगा तो ये पता उसको चल जाएगा कि हाँ कैसे ये क्रिया कैसे होती है। तो तर्क के आधार पर वो सिद्ध कर सकता है। इस प्रकार उसका अनुभव अथवा ज्ञान युक्ति युक्त हो जाता है। अतः प्राप्त ज्ञान अथवा अर्जित अनुभवों को तर्क युक्त बनाना अति आवश्यक है। तो यहाँ इस सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है इंद्रियों का प्रशिक्षण। देखिए, इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात अगर की जाए तो मारिया मॉन्टेसरी ने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताया है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आप जानते हैं। इनमें 5 इंद्रियों की प्रमुख भूमिका है, जो आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है या चमड़ी है। ये जैसे आँख के द्वारा देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान के द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पर्श, चमड़ी पर स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं कि चोट लगा कि नहीं लगा, दर्द हुआ कि नहीं हुआ। जीवा से स्वाद लेकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन्हीं के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन्हीं का प्रयोग अधिक से अधिक करना भी चाहिए। इन इंद्रियों के सही प्रकार से प्रशिक्षित हो जाने से ज्ञान मिलने की प्रतिशतता अथवा संभावना बढ़ जाती है। यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह अगर बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर ज्ञान प्राप्त करने की संभावना या प्रतिशतता बढ़ जाती है। फ्राबेल भी यही कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। तो इनमें विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु का प्रत्यय सही सही बना लेता है। इससे उसका ज्ञान सच्चा तथा निश्चित हो जाता है। तो इस तरह से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो और शिक्षण सूत्र बचे हैं कि इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बना सकते हैं, अधिगम बेहतर हो सकता है, जिससे छात्र छात्राओं का बेहतर लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।